प्राचीन जमाने का जादुई फ्रॉक का कुआं। एक समय की बात है, बेलापुर गांव और कंचनपुर गांव एक दूसरे के पड़ोसी गांव हुआ करते थे। लेकिन जहां बेलापुर गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा गरीब और लाचार थे, वहीं कंचनपुर गांव के लोग उतने ही ज्यादा अमीर और पैसे वाले थे, जिस वजह से इन दोनों ही गांव के बीच हमेशा मतभेद बना रहता था। लेकिन कंचनपुर गांव के लोग पैसे वाले होने की वजह से हमेशा बेलापुर गांव वाले लोगों का मजाक उड़ाया करते थे और उन्हें नीचा दिखाया करते थे। और वहीं बेलापुर गांव में अमृता नाम की एक लड़की रहती थी, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती की पूरे गांव में हर कोई चर्चा किया करता था। लेकिन अमृता खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा गरीब थी और उसकी माँ शारदा अपना घर चलाने के लिए कंचनपुर गांव के अमीर घरों में काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों गांवों के बीच में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे देखने दोनों ही गांव से लोग आते हैं। और अमृता भी अपनी कुछ सहेलियों के साथ उस मेले में घूमने जाती है। उसी समय उसे एक बड़ी सी दुकान के अंदर एक सुंदर सा फ्रॉक दिखाई देता है, जिसे देखकर अमृता कहती है, ये फ्रॉक कितना सुंदर है ना, देखना एक दिन मैं भी ऐसा फ्रॉक जरूर पहनूंगी। हाँ अमृता, तुमने बिल्कुल सही कहा। जब हमारे पास भी कभी पैसे होंगे ना, तो हम भी ऐसा फ्रॉक जरूर खरीदेंगे। जहाँ अमृता अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर फ्रॉक की बातें कर रही होती है, उसी समय कंचनपुर गांव के रहने वाली काव्या नाम की एक लड़की अपनी कुछ अमीर सहेलियों के साथ वहाँ पर आती है और उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे देखो तो जरा इन गरीब लड़कियों को, लगता है यहाँ पर मुफ्त में कपड़े बट रहे हैं, तभी तो भीड़ लगाकर खड़ी है यहाँ पर। चलो जल्दी हटो यहाँ से, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हम कंचनपुर गांव की लड़कियाँ हैं, तुम्हारे जैसे फटीचर गांव की लड़कियाँ नहीं। इसलिए फ्रॉक खरीदने का सपना अपने दिमाग से निकाल दो और निकलो यहाँ से, क्योंकि ये फ्रॉक तो हम खरीदेंगे। तुम लोग जाओ, तब तक फ्री में मेला देखो। इतना कहकर काव्या और उसकी सारी सहेलियां अमृता और उसके दोस्तों का मजाक उड़ाने लगती है। और ये सब देखकर अमृता को बहुत बुरा लगता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप वापस अपने गांव आ जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन उस गांव में कंचनपुर गांव से एक आदमी एक अनाउंसमेंट करता है, सुनो 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 बेलापुर गांव के लोगों, कंचनपुर गांव के मुखिया ने दोनों ही गांव की लड़कियों के लिए एक फैशन शो की प्रतियोगिता रखी है, जिसमें दोनों ही गांव की लड़कियां भाग ले सकती हैं। और प्रतियोगिता जीतने वाली लड़की को मुखिया जी की तरफ से 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। लेकिन प्रतियोगिता में सिर्फ फ्रॉक पहनकर ही आना होगा, इसलिए जिस लड़कियों के पास फ्रॉक हो सिर्फ वही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं। उस आदमी की बात सुनकर पूरे गांव में चर्चा हो जाती है और गांव की सभी लड़कियां प्रतियोगिता जीतने के सपने देखने लगती है। वही अमृता की सहेलियां उससे कहती है, अरे अमृता, तुम तो पहले से ही दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, अगर तुम इस प्रतियोगिता में भाग लोगी तो तुम जरूर जीतोगी और साथ ही हमारे गांव का नाम भी रोशन करोगी और उन अमीर घमंडी लड़कियों का घमंड भी चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन तुम लोगों को पता है ना, उस प्रतियोगिता में वही भाग ले सकता है जिसके पास फ्रॉक हो। लेकिन मेरे पास तो पहनने के लिए ढंग का एक कुर्ता तक नहीं है और ना तो मैं माँ से फ्रॉक खरीदने के बारे में कह सकती हूँ, क्योंकि माँ तो पहले से ही मेरे लिए दिन रात इतनी मेहनत करती है। तो ऐसे में उन्हें फ्रॉक के बारे में बोलकर मैं उन्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती हूँ। इतना कहकर अमृता दुखी होकर अपने घर वापस चली जाती है। और जब शाम को उसकी माँ घर वापस आती है तो अमृता अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। उसी समय उसकी माँ कहती है, अगर बेटी तुम उस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हो तो खुशी खुशी ले सकती हो, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करी है, इसलिए कम से कम तुम्हारी ये इच्छा तो पूरी कर ही सकती हूँ ना। और मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फ्रॉक खरीद कर ला सकूं। माँ, क्या सच में आप मेरे लिए फ्रॉक लेकर आएंगी? इतना कहकर अमृता अपनी माँ के गले लग जाती है और वहीं शारदा अपनी बेटी का फ्रॉक खरीदने के लिए दिन रात लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। वो सुबह जल्दी उठकर
काम पर चली जाती है और रात में देर से घर वापस आती है, जिससे कुछ ही दिनों में शारदा अपनी बेटी के फ्रॉक खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा कर लेती है। लेकिन इसी बीच दिन रात काम करने की वजह से शारदा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपनी बेटी से कहती है, बेटी ये लो पैसे और इन पैसों से तुम अपनी पसंद का फ्रॉक खरीद लेना। नहीं माँ, मैं इन पैसों से फ्रॉक नहीं खरीदूंगी। इन पैसों से तो मैं आपका इलाज करवाऊंगी। देखो ना, आप इतनी कमजोर हो गई हो और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ऐसे में मैं इन पैसों से अपने लिए फ्रॉक कैसे खरीद सकती हूँ? अरे बेटी, तू मेरी चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहते ही शारदा को कमजोरी की वजह से चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर अमृता बहुत डर जाती है और कहती है, माँ उठिए ना माँ, क्या हुआ आपको? लगता है मुझे अभी माँ को अस्पताल लेकर जाना होगा। इतना कहकर अमृता फटाफट से अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाती है और फ्रॉक के लिए इकट्ठे किए हुए पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाती है। उसी समय डॉक्टर अमृता से कहता है, देखो बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, उन्हें अभी भी कुछ दिनों तक आराम की सख्त जरूरत है। इसलिए तुम अपनी माँ को किसी भी तरीके का कोई काम करने मत देना, वरना इससे उसकी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आगे से अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखूंगी। इतना कहकर अमृता अपनी माँ को घर ले आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आज से आप घर का कोई भी काम नहीं करोगी और न ही आपको कल से काम पर जाने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर ने इस समय आपको आराम करने के लिए बोला है। लेकिन बेटी, तूने उन पैसों को मेरे इलाज में खर्च क्यों किए? तुझे पता है ना, मैंने कितनी मेहनत करके तेरे फ्रॉक खरीदने के लिए वो पैसे इकट्ठे किए थे और अब तू मुझे काम पर जाने से भी मना कर रही है। अरे अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? माँ, आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल से काम पर मैं जाऊंगी। इतना सुनकर शारदा अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अमृता को अपनी माँ की चिंता थी, इसलिए वो अपनी माँ की एक नहीं सुनती और अगले दिन से ही वो काम पर जाना शुरू कर देती है। लेकिन जिस घर में अमृता की माँ काम किया करती थी, वो घर और किसी का नहीं बल्कि काव्या का ही था। इसलिए जब काव्या अमृता को अपने घर पर काम करते हुए देखती है तो कहती है, अरे ये तो पड़ोसी गांव की हुस्न की परी है ना, लेकिन ये मेरे घर पर क्या कर रही है? कहीं ये हमारी नौकरानी की बेटी तो नहीं? चलो, कम से कम इसे आज अपनी औकात का पता तो चल गया। अमृता काव्या की बातों को अनसुना करते हुए अपना काम करने लगती है। उसी समय काव्या कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बातों को अनसुना कर रही हो? अरे भूलो मत, तुम एक नौकरानी की बेटी हो, इसलिए उस प्रतियोगिता में भाग लेने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारी औकात सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने की है, न कि फैशन शो में भाग लेने की। काव्या, तुम्हें अपने अमीर होने पर बहुत ज्यादा घमंड है ना? तो देखना, ये प्रतियोगिता जीतकर मैं तुम्हारी ये घमंड जरूर तोड़ूंगी, क्योंकि हर कोई अपनी मेहनत से जीत हासिल करता है, न कि बाप के पैसों पर कूदकर। इतना कहकर अमृता वहाँ से चली जाती है, लेकिन अमृता को कहीं न कहीं अपनी कही हुई बातों पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से आज उसकी माँ की नौकरी न चली जाए। और आज जो चैलेंज वो काव्या को देकर आई है, वो उस चैलेंज को कैसे पूरा कर पाएगी। इसलिए अमृता इन सब बातों को सोचकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो घर जाने की वजह जंगल के किनारे बने हुए कुएं के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे भगवान, ये तुमने मुझे कैसी उलझन में डाल दिया। एक तरफ माँ की तबीयत ठीक नहीं है और दूसरी तरफ माँ जिस घर में काम करती थी, वो घर भी काव्या का है, जिसे मैं आज चैलेंज देकर आ रही हूँ। लेकिन मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस चैलेंज को कैसे पूरा करूँगी, क्योंकि मेरे पास तो फ्रॉक खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है और न ही मैं माँ को कुछ कह सकती हूँ। इतना कहकर अमृता जोर जोर से रोने लगती है और जैसे ही उसके आंसू कुएं के अंदर गिरते हैं, वैसे उस कुएं से एक आवाज आती है, अरे मैं पहले ही पानी से इतना भरा हुआ हूँ, तुम अपने आंसू गिराकर मुझे और क्यों भर रही हो? उस कुएं की आवाज सुनकर अमृता बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे
ये किसकी आवाज है? मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। अरे मैं वही हूँ जिसके सर के पास तुम कब से खड़ी होकर अपनी आंसू बहा रही हो। क्या? लेकिन भला एक कुआं कैसे बोल सकता है? क्योंकि मैं परियों के जमाने का एक प्राचीन कुआं हूँ और मेरे अंदर परियों द्वारा डाली गई जादुई शक्तियाँ हैं। इसलिए आज तुम्हें इतना परेशान देखकर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, ये परियों द्वारा बनाया गया जादुई फ्रॉक है और ये जादुई फ्रॉक तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई कुएं। इतना कहकर अमृता वो जादुई फ्रॉक लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को उस फ्रॉक के बारे में सारी बातें बता देती है और उसकी बात सुनकर शारदा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद अमृता वो फ्रॉक पहनकर कहती है, हे कुएं के जादुई फ्रॉक, प्लीज मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक कर दो। अमृता के इतना कहते ही जादुई फ्रॉक में से एक रोशनी निकलती है और देखते ही देखते शारदा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसी समय शारदा कहती है, सच में बेटी, ये तो एक जादुई फ्रॉक है। मुझे तो अभी अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। और ऐसे ही प्रतियोगिता का दिन आता है और अमृता वो जादुई फ्रॉक को पहनकर प्रतियोगिता में जाती है, जहां हर किसी की नजर अमृता के फ्रॉक पर ही होती है। तभी काव्या कहती है, पता नहीं इस नौकरानी की बेटी के पास इतना सुंदर फ्रॉक कहां से आ गया। और इस तरह फैशन शो में अमृता अपना वो फ्रॉक पहनकर जाती है और वो फैशन शो जीत जाती है और साथ ही काव्या का घमंड भी टूटकर चकनाचूर हो जाता है और इनाम के तौर पर उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलता है। जिसके बाद अमृता वो 1 लाख रुपए अपने गांव के उज्जवल भविष्य के लिए लगा देती है और अपने जादुई फ्रॉक की मदद से वो गांव के गरीब और लाचार लोगों की भी मदद करती है। और देखते ही देखते अमृता अपने गांव की गरीबी को पूरी तरह से मिटा देती है। जिसके बाद गांव के सभी लोग अमृता और उसकी माँ की प्रशंसा करने लगते हैं। जादुई टूटी हुई सिलाई मशीन और कैंची। गंगापुर नामक एक छोटे से गांव में दीनानाथ अपनी पत्नी और अपनी 2 जुड़वा बेटियों के साथ रहता था। दीनानाथ का एक छोटा सा सब्जी का व्यापार था। वो अपने खेत में उगी सब्जियों को बाजार में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाया करता था। एक दिन उसकी पत्नी शांति उससे कहती है, सुनिए जी, अब से ना आप शाम को जल्दी घर आ जाया करिए, क्योंकि ठंड भी काफी बढ़ गई है और आप तो जानते ही हैं, जिस रास्ते से आप आते हैं वो रास्ता ठीक नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, अब से मैं जल्दी घर आ जाया करूँगा। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे लिए एक खाने का डिब्बा पैक करो, तब तक मैं खेत में जाकर कुछ सब्जियां तोड़ कर लाता हूँ। दीनानाथ खेत पर सब्जी तोड़ने चला जाता है। तभी जब दीनानाथ सब्जी तोड़ रहा होता है, उसे अचानक से एक जहरीला सांप डस लेता है और उसका जहर उसके शरीर में फैल जाता है। ये बात जब शांति को पता चलता है तो वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। लेकिन जब तक दीनानाथ इस दुनिया से जा चुका होता है, दीनानाथ के दुनिया से जाते ही शांति का तो पूरा संसार ही उजड़ जाता है। उसकी दोनों बेटियां भी अभी काफी छोटी होती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? अब हम माँ बेटियों का क्या होगा? अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? आप हमें ऐसे छोड़कर क्यों चले गए जी? हे भगवान। शांति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। तभी शांति की नजर घर में रखे पुराने सिलाई मशीन पर जाती है। ऐसे हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा, मुझे अपनी बेटियों के लिए जीना होगा और उसका जीवन सुधारने के लिए काम करना होगा। ये सिलाई मशीन मुझे मेरी माँ ने दिया था, पर घर और बेटियों को संभालने में मुझे इसे चलाने का मौका ही नहीं मिला और इनके रहते मुझे कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर अब मुझे अपनी बेटियों के लिए काम करना होगा। ये सोचकर शांति सिलाई मशीन को साफ करके उस पे सिलाई करने बैठती है, लेकिन वो मशीन काफी दिनों से बंद होने की वजह से खराब हो जाता है। हे भगवान, ये क्या? ये मशीन तो चल ही नहीं रही है। तभी उधर से शांति की दोनों बेटियां आती है और बोलती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो।
हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है। ठीक है बेटा, मैं अभी तुम दोनों के लिए खाने के लिए लाती हूँ, तुम यहीं बैठो। शांति अपने दोनों बेटी को खाना दे देती है और खुद भी खाने के लिए बैठती है। तभी उसके दरवाजे पर किसी बुढ़िया की आवाज आती है। बहुत भूख लगी है बेटी, कुछ खाने को दे दो। तुम मेरी मदद करोगी तो ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। इस बुढ़िया ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मेरी मदद करो। आइए आइए अम्मा, अंदर आ जाइए। ये लीजिए अम्मा, खाना खा लीजिए। इतना बोलकर शांति अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है। अरे वाह बेटी, काफी दिनों बाद पेट भर खाने को मिला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन बेटी, क्या मुझे और रोटी मिल सकती है? शांति कुछ बोल पाती तभी उसकी दोनों बेटी अपना अपना थाली का प्लेट उठाकर अम्मा को दे देती है। ये लीजिए अम्मा, आप ये खाना भी खा लीजिए। हाँ अम्मा, मेरा खाना भी खा लीजिए। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार हैं तुम्हारी बेटी। लाओ लाओ, जल्दी दो। लेकिन बेटा, ये बताओ, मैं ये खाना खा लूंगी, फिर आप क्या खाओगे? कोई बात नहीं अम्मा, हम शाम को खा लेंगे। वैसे भी आप 2 दिनों से भूखी हैं और इस वक्त आप हमारे घर की मेहमान हैं और माँ कहती है मेहमान को कभी भूखा नहीं भेजना चाहिए। उसके बाद वो बूढ़ी औरत खाना खा लेती है और शांति से कहती है, शांति बेटी, तुम बहुत ही अच्छी हो और बहुत ही प्यारी और संस्कारी बेटी है तुम्हारी। भगवान तुम्हें खूब खुशियाँ दे। कैसी खुशियाँ अम्मा? भगवान ने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। उसके बाद शांति अपने बारे में उस अम्मा को सब कुछ बताती है। देखो बेटी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन विधि के उस विधान को कोई नहीं बदल सकता है। जो लिखा है वो होकर रहता है। पर बेटी, मैं तेरे लिए इतना जरूर कर सकती हूँ। ये लो, ये जादुई जल है। इस जल को तुम अपने पुराने सिलाई मशीन पर छिड़क देना, जिससे तुम्हारा ये पुराना सिलाई मशीन जादुई हो जाएगा। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। शांति को उस बूढ़ी अम्मा के बात पर कोई यकीन तो नहीं होता, लेकिन वो उनके कहे अनुसार जादुई मशीन पर वो पानी छिड़क देती है। जिसके बाद वो अपनी बेटियों से बोलती है, मुझे माफ कर दे बेटी, घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है, वरना मैं तुम लोगों के लिए फिर से खाना बना देती। काश घर में कुछ दिन का राशन और होता। शांति जैसे ही ये बोलती है, वैसे ही उसके घर में राशन अपने आप आ जाता है। अरे ये क्या, यहाँ पर राशन कहाँ से आ गया? कहीं अम्मा की कही हुई बात सच तो नहीं? हे जादुई सिलाई मशीन, मेरी बेटियों के लिए अच्छा अच्छा खाना दीजिए। तभी वहाँ पर तरह तरह के पकवान आ जाते हैं। ये देखकर शांति बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई सिलाई मशीन, लेकिन मैं अब आपके जादू से और कुछ नहीं मांगूंगी। अब मैं इस सिलाई मशीन से सिलाई करके अपने मेहनत से पैसे कमाऊंगी। बस मुझे इस लायक बना के रखना। शांति के इतना कहते ही अपने आप ही अगले दिन से उसके घर के आगे सिलाई वाले कस्टमर की लाइन लग जाती है और गांव के सभी लोग शांति से ही अपने कपड़े सिलवाने लगते हैं। जादुई सिलाई मशीन की एक खासियत थी, उसकी सिलाई और फिटिंग बहुत ही कमाल की होती थी। और तो और शांति अपने सिलाई का लोगों से बहुत ही कम पैसे लिया करती थी, जिससे हर कोई उसी से कपड़े सिलवाने लगता है। ऐसे ही दिन बीत रहा था। तभी जब ये बात उसी गांव की बुटीक वाली प्रेमलता को पता चलता है, तब वो आग बबूला हो जाती है। जब से ये 2 कौड़ी की विधवा कपड़े सिलना स्टार्ट की है, तब से तो मेरा काम का सारा भट्टा ही बैठ गया है। मुझे इसका तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इतना बोलकर वो गुस्से से शांति के घर आती है। क्यों रे शांति की बच्ची, आखिर तूने गांव वालों पर ऐसा कौन सा जादू बिखेरा है कि हर कोई तुझसे ही सिलाई करा रहा है? कहीं तू सिलाई के साथ साथ कुछ और काम तो नहीं कर रही? जवान संभाल के बात करो प्रेमलता, ये इज्जतदार लोगों का घर है। अरे जा जा, मैं सब समझती हूँ तेरी सच्चाई। जब पति था तब तो तेरे पास दाल रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। ऐसा था तो पहले क्यों नहीं सिलाई कर रही थी? मैं तुझ जैसी औरतों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुझ जैसी गंदी औरत को इस गांव में नहीं रहने दूंगी और गांव वालों को भी बताऊंगी कि तू कैसी औरत है। इतना बोलकर प्रेमलता शांति का सिलाई मशीन उठाकर पटक कर तोड़ देती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं कैसे अपने बच्चों का पेट पालूंगी? शांति बैठकर रो रही होती है।
तभी जादुई सिलाई मशीन में से आवाज आती है, रोना बंद करो शांति, शांति मैं जानती हूँ तुम एक बहुत ही नेक और समझदार लड़की हो। अगर तुम चाहती तो बिना सिलाई किए भी मेरी जादू से खूब सारे पैसे कमा सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं तुम्हें जाते जाते अपना ये जादुई अनोखा कैंची तुम्हें देकर जा रही हूँ। इस जादुई अनोखे कैंची को लेकर तुम यहाँ से दूर शहर चली जाओ और इस जादुई कैंची से पैसे मांगकर अपना एक बुटीक खोलो और अपनी बेटियों के साथ वही शहर में रहो। जाओ शांति, तुम्हारा जाने का वक्त आ गया है। उसके बाद शांति उस गांव को छोड़कर जादुई कैंची और अपनी दोनों बेटियों को लेकर शहर आ जाती है और जादुई कैंची से पैसे मांगकर वहां अपना एक खुद का घर बनाती है और बुटीक खोलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। बूढ़ी माँ की जादुई झाड़ू। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कौशल्या नाम की एक औरत अपने 2 बच्चे कुसुम और अजय के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। कौशल्या का परिवार बहुत ही गरीब था, क्योंकि कौशल्या के पति के देहांत के बाद अपने दोनों बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी कौशल्या के ही कंधों पर आ जाती है और इसलिए वो अपना घर चलाने के लिए गांव के मुखिया किशोर के यहाँ साफ सफाई का काम किया करती थी। लेकिन किशोर की पत्नी कल्याणी एक बहुत ही दुष्ट और घमंडी किस्म की औरत थी। वह हमेशा कौशल्या को बिना किसी गलती के झाड़ू या डंडे से मारा करती थी, लेकिन कौशल्या अपनी मजबूरी की वजह से हमेशा सब कुछ चुपचाप सहती रहती थी। ऐसे ही एक दिन जब कौशल्या को घर आने में देर हो जाती है तो कुसुम और अजय अपनी माँ की चिंता करने लगते हैं और कहते हैं, दीदी आज तो इतनी देर हो गई, लेकिन माँ अभी तक क्यों नहीं आई? तुम सही कह रहे हो अजय, पता नहीं आज माँ कहाँ रह गई। मुझे तो अब उनकी चिंता हो रही है। दीदी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अजय तुम थोड़ा सा और इंतजार कर लो। माँ जब मुखिया जी के यहाँ से पैसे लेकर आ जाएंगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना दूंगी। लेकिन दीदी माँ तो अभी तक नहीं आई है, क्यों ना हम लोग खुद ही माँ के पास चले? अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। इतना कहकर अजय और कुसुम अपनी माँ को बुलाने के लिए मुखिया जी के घर खुद ही चले जाते हैं। लेकिन जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो अपनी माँ को झाड़ू से पिटता देखकर उन लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैं सच कह रही हूँ मालकिन, मालकिन मैंने दूध नहीं गिराया, मैं तो यहाँ आंगन में झाड़ू मार रही थी। अरे एक तो तूने मेरा इतना नुकसान कर दिया और अब ऊपर से झूठ बोल रही है। अरे अगर तू यहाँ आंगन में झाड़ू मार रही थी तो वहाँ दूध क्या अपने आप गिर जाएगा? तुझे तो इस नुकसान की सजा जरूर मिलेगी। इसलिए अब इस महीने मैं तुझे पैसा नहीं दूंगी और न ही तुझे खाने के लिए खाना दूंगी। नहीं मालकिन, ऐसा मत कहिए, मेरे बच्चे भूखे होंगे, मैं उनको कहाँ से खिलाऊंगी? मुझ पे रहम करिए मालकिन। माँ, अरे मेरे बच्चों, तुम लोग यहाँ क्यों आए? वो माँ, हमें आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए बस आपको देखने आ गए थे। लेकिन मालकिन, आप हमारी माँ को मार क्यों रही हो? उनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है, तो क्या गलती मेरी है जो मैंने इसे काम पर रख लिया? अरे आज इसकी वजह से मेरा इतना सारा दूध बर्बाद हो गया, तो अब उसकी भरपाई कौन करेगा? तुम्हारी माँ को ही ना करना पड़ेगा। इसलिए इसको इस महीने का कोई पैसा नहीं मिलेगा। चल अब जा यहाँ से अपने बच्चों को लेकर और कल काम पर समय से आ जाना। इतना सुनकर कौशल्या अपने बच्चों के साथ रोते हुए घर आ जाती है और उस दिन उन लोगों को पानी पीकर ही अपनी रात गुजारनी पड़ती है। और वही कल्याणी अपने किए पर बहुत खुश हो रही होती है। अरे कल्याणी, तुम तो बड़ी चालाक निकली, अपने हाथों से दूध गिराकर सारा इल्जाम उस कौशल्या पर लगा दिया। तो और क्या करती मैं? मुझे तो अपने इस महीने के पैसे बचाने थे, तो कुछ न कुछ तो करना ही था ना। और वैसे भी ऐसे लोगों को काबू में करने का सिर्फ एक यही रास्ता होता है, कम से कम उन लोगों के अंदर हमारा डर तो बना रहेगा। मुखिया की बीबी और मुखिया एक नंबर के घमंडी और मक्कार इंसान थे। उन्हें उस बूढ़ी गरीब माँ और उसके बच्चों पर जरा भी तरस नहीं आता था। वे हमेशा कौशल्या के साथ ऐसा ही किया करते थे। और ऐसे ही अगले दिन जब कौशल्या वापस मुखिया के यहाँ काम करने जाती है
तो उसकी आंखें पहले से ही नम हो रखी थी, लेकिन वह फिर भी चुपचाप जाकर आंगन में झाड़ू मारने लगती है। लेकिन कल पूरे दिन भूखे रहने की वजह से कौशल्या के शरीर में कमजोरी आ जाती है, इसलिए उसे काम करने में थोड़ी देर हो जाती है। लेकिन उसी समय कल्याणी वहाँ पर आ जाती है और वह फिर से कौशल्या को झाड़ू से मारने लगती है। एक तो तू इतनी कामचोर है, ऊपर से तूने मेरा ये झाड़ू भी तोड़ दिया। अरे अब कौन खरीद कर लाएगा नया झाड़ू? मालकिन, ये झाड़ू मैंने नहीं तोड़ी है, ये तो पहले से ही बहुत खराब हो रखी थी। मैंने आपको पहले बताया भी था। अरे तो तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे तूने ही तोड़ी है मेरी ये नई झाड़ू, इसलिए अब जब तू मुझे नई झाड़ू नहीं लाकर दे देती तब तक तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मालकिन, झाड़ू तो बहुत महंगी आती है। मैं भला गरीब दुखियारी माँ इतनी महंगी झाड़ू कहाँ से लेकर आऊंगी? आपने तो मुझे इस महीने की पगार भी नहीं दी है। ये सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस मेरी नई झाड़ू चाहिए, समझी? इतना सुनकर कौशल्या रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को इतना ज्यादा परेशान देखकर कुसुम और अजय भी अपनी माँ की चिंता करने लगते हैं और कहते हैं, दीदी माँ बहुत परेशान लग रही है और उनके पास पैसे भी नहीं है, इसलिए हमें ही उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अजय, माँ को नई झाड़ू दिलवाने के लिए हमारे पास भी तो पैसे नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? दीदी माँ हमेशा कहती है कि अगर हम सच्चे दिल से भगवान से कोई भी प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी। तो क्यों ना हम भी एक बार भगवान के पास जाकर अपनी सारी परेशानी उन्हें बताएं? हाँ, ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। हमें भगवान के मंदिर में जाकर उनसे अपनी माँ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इतना बोलकर कुसुम और अजय माता रानी के मंदिर पहुँच जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान, हमने सुना है कि आप हमेशा सबकी इच्छाओं को पूरा करते हो, तो आज हमारी भी एक इच्छा को पूरा कर दीजिए। हमारी माँ बहुत परेशान है, आप उनके लिए हमें एक नई झाड़ू दे दीजिए। प्लीज भगवान जी, मान जाइए। हाँ भगवान जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हमारी माँ घर पर बहुत परेशान है, आप उनके लिए आप हमारी मदद कर दीजिए। उन बच्चों की बातें सुनकर भगवान वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए एक परी को भेज देते हैं और वो परी आकर उन बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने भगवान जी को सच्चे दिल से याद किया है, इसलिए भगवान जी ने तुम लोगों की मदद करने के लिए मुझे भेजा है। ये लो, ये एक जादुई झाड़ू है। यह झाड़ू तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देगी, इसलिए ये ले जाकर तुम लोग अपनी माँ को दे देना। क्या सच में? मेरी माँ बिल्कुल सच कहती थी। भगवान जी हमेशा सबकी प्रार्थना सुनते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। भगवान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों की बातें सुनकर परी वहाँ से मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है, जिसके बाद कुसुम और अजय वह झाड़ू ले जाकर अपनी माँ को दे देता है और उनको सारी बातें बता देता है। अपने बच्चों की बातें सुनकर कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भगवान ने स्वयं उनके बच्चों की मदद की है। कौशल्या जब उस जादुई झाड़ू को लेकर अपने काम पर जाती है तो कल्याणी उससे कहती है, अच्छा तो ले आई तू झाड़ू, चल अच्छा ही हुआ। अब तू जल्दी से काम पर लग जा, वैसे भी कल से बहुत काम पड़ा हुआ है घर में। और हाँ, जरा ध्यान से काम करना, कल यहाँ पर बहुत ही कीमती सामान आया है। जी ठीक है मालकिन। इतना कहकर कौशल्या अपने काम पर लग जाती है, लेकिन अचानक से काम करते समय कौशल्या की झाड़ू एक गुलदस्ते पर लग जाती है और वह नीचे गिरकर टूट जाती है। और यह देखकर कल्याणी के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं होता और वह जैसे ही कौशल्या के हाथ से झाड़ू को छीनकर उसे मारने वाली होती है, वैसे ही वह जादुई झाड़ू उल्टा कल्याणी को जोर जोर से मारने लगता है और कल्याणी अपने बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसी समय उस जादुई झाड़ू से एक आवाज आती है,
अब पता चला तुझे कितना दर्द होता है। और ऐसे ही जब तुम बिना गलती के बेचारी कौशल्या को मारती रहती हो, जब तुम्हें उस पर जरा भी तरस नहीं आता, इसलिए आज पिटाई की तुम्हारी बारी है। तो बताओ, तो तुम दोबारा कौशल्या को परेशान करोगी? नहीं, मैं आज के बाद कौशल्या को कभी परेशान नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे मत मारो, रुक जाओ, माफ कर दो मुझे। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। और इस तरह वो जादुई झाड़ू कल्याणी को एक अच्छा सबक सिखाती है। सुनो कौशल्या, अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें दोबारा किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और तुम अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी जी पाओगी। उस जादुई झाड़ू के इतना कहते ही उसके अंदर से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलने शुरू हो जाते हैं और यह देखकर कौशल्या को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। तभी वो जादुई झाड़ू कहता है, कौशल्या, तुम परेशान मत हो, ये सारा धन अब से तुम्हारा ही है। इससे तुम अपना कोई भी व्यापार शुरू कर सकती हो और अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत कर सकती हो। भगवान का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार के साथ बना रहेगा। इतना सुनकर कौशल्या मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती है और उन जादुई सोने के सिक्कों को बेचकर अपना एक बड़ा सा व्यापार शुरू करती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन